अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हम दरख्तों के साथ साथ लाइट हाउस की रोशनी की तरफ चल दिए। उस वक्त मेरा दिल भी इस्लाम और पाकिस्तान के पुरजोश जज्बात से लबरेज हो गया था। खुशहाली मेरी बातों से काफ़ी मुतासर हुई थी। पाकिस्तान से उसे भी मोहब्बत थी, इसलिए कि जिस मुल्क यानी समरकंद व बुखारा से वो आई थी, वहाँ लोग घरों में ऊंची आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत भी नहीं कर सकते थे। उसने कहा, पाकिस्तान से हमारा भी दीनी रिश्ता है। पाकिस्तान से यही लगाव और मोहब्बत थी जिसने मुझे तुम्हारे साथ इस मिशन में शरीक होने पर आमादा किया था। हमारे लिए भी पाकिस्तान हमारी आरज़ुओं की मंजिल मुराद है। पोशाली की गुफ्तगू ने मेरे दिल में मौजन वतन पाक और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के एहसास व अज़ैम को मज़ीद ताकत अता कर दी थी। हम बातें करते करते नारियल के झुंड के आखिरी किनारे तक पहुंच गए थे। अब हमें लाइट हाउस की घूमती हुई रोशनी साफ नजर आने लगी थी। हमें उस रोशनी से बचकर लाइट हाउस के अक़ब में जाना था। मेरे लिए यह इलाका अजनबी था, मगर पोशाली इससे खूब वाकिफ थी। हम ऊंची चट्टानों की आड़ लेते लाइट हाउस की रोशनी से अपने आप को बचाते लाइट हाउस के अक़ब की जानिब चल रहे थे। लाइट हाउस की रोशनी घूमकर हमारी तरफ आती और हम जल्दी से किसी पत्थर के पीछे छुप जाते। इस तरह आंख मचोली करते हुए हम लाइट हाउस के अक़ब में आ गए। अभी तक मैंने इस इलाके को नहीं पहचाना था। पोशाली एक जगह बैठ गई। लाइट हाउस की रोशनी हमारे सरों के ऊपर से गर्दिश करती गुजर जाती थी। उसने उंगली से कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें उन दरख्तों में जाना है। वहां से हमें वो पगड़ नदी मिलेगी जो अपने एजेंट की खुफिया कमी गाह की तरफ जाती है। दरख्तों तक का फासला निस्फ फरलांग से ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुसीबत यह थी कि हर 7 सेकंड के बाद लाइट हाउस की घूमती हुई रोशनी उस जगह पड़ती जहाँ किसी दरख्त या चट्टान की आड़ भी नहीं थी। मैंने आहिस्ता से कहा, हमें यह फासला भाग कर तय करना होगा। पोशाली ने एक नज़र लाइट हाउस की तरफ डाली, जो दूर साहिल समंदर की एक बुलंद चट्टान पर रोशनी के मीनार की तरह खड़ा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर हमने यहाँ से भागना शुरू किया तो लाइट हाउस की रोशनी उन दरख्तों तक पहुँचते पहुँचते हम पर 10-15 मरतबा ज़रूर पड़ेगी। मैंने कहा, क्या हम किसी दूसरी तरफ से इन दरख्तों में नहीं पहुँच सकते? नहीं, वो बोली, दूसरा रास्ता सड़क का रास्ता है और वहाँ जाना खतरनाक साबित हो सकता है। पुलिस वहाँ ज़रूर मौजूद होगी। मैंने कहा, तो फिर अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ते हैं। मैं आगे बढ़ने लगा तो पोशाली ने मुझे बाजू से पकड़कर रोक लिया। उसकी नीली आंखें रात के अंधेरे में चीते की आंखों की तरह चमक रही थीं। उसने गिरदो पेश का गहरी नज़र से जायजा लिया और बोली, हम 10-15 कदम का फासला रखकर और झुक कर भागेंगे। 1, 2, 3। जब लाइट हाउस की रोशनी हमारे ऊपर से गुजर गई तो मैंने झुके झुके सामने वाले दरख्तों के झुंड की तरफ भागना शुरू कर दिया। गीली रेत पर ज्यादा तेज दौड़ा नहीं जा रहा था। 7 सेकंड बाद मैंने दाएं जानब रोशनी की एक तवील और रोशन लहर को आते देखा तो वहीं जमीन पर लेट गया। रोशनी मेरे ऊपर से निकल गई तो मैं उड़कर दोबारा भागने लगा। पोशाली भी झुकी झुकी मेरे पीछे भागी चली आ रही थी। रोशनी हमारे ऊपर आती तो हम जमीन पर लेट जाते, रोशनी निकल जाती तो दोबारा उठकर दौड़ने लगते। ऐसा करने से हम बहुत जल्द थक गए। आखिर हमने मुश्किल तरीन मरला तय कर लिया। दरख्तों में पहुंचते ही हम जमीन पर लेट गए। अब यहाँ से निकल चलो। सांस दुरुस्त हुई तो पोशाली ने सरगोशी की। पोशाली उठकर चलने लगी तो मैंने उसकी तकलीद की। कोई 1 फरलांग तक हम केले के दरख्तों में घिरी हुई सड़क पर चलते रहे। फिर एक पगड़ नदी पर उतर गया। यह पगड़ नदी एक टूटे फूटे कदीम मंदिर के करीब से होकर तालाब के पास आई तो मैंने रास्ते को पहचान लिया। आगे नारियल और जंगली केलों के बेशुमार दरख्त थे। इन दरख्तों से निकले तो अंधेरे में हमें अपने एजेंट के बोसीदा क्वार्टर का हैवला दिखाई दिया। पोशाली रुक गई, मुझे एक तरफ दरख्तों में ले गई और सरगोशी में बोली, तुम यहीं ठहरो, मैं आगे जाकर देखती हूँ कि वहाँ कोई खतरा तो नहीं है। मैं केले के चौड़े चौड़े पत्तों वाले दरख्तों की ओट में हो गया। पोशाली ढलानी और एक तरफ को झुकी हुई छत वाले खस्ता हाल वीरान क्वार्टर की तरफ बढ़ी। बहुत जल्द वो अंधेरे में मेरी नज़रों से ओझल हो गई। चंद सेकंड बाद उसका सया नमदार होकर मेरी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उसने करीब आकर बताया कि क्वार्टर खाली पड़ा है और सामने वाली झुग्गी भी खाली है, जहाँ कभी अपने एजेंट का मुलाजिम बूढ़ा सरहाली रहा करता था। हम बेधड़क क्वार्टर में दाखिल हो गए। बांस की चारपाई अभी तक वैसे ही बिछी हुई थी। अंधेरा इतना था कि क्वार्टर के अंदर आने के बाद हमें एक दूसरे को देखना महाल हो गया। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। गीली रेत और समुद्री चट्टानों में चल चल कर हम थक गए थे। पोशाली ने कहा, यहाँ बैठना ठीक नहीं, बाहर आ जाओ। हम क्वार्टर के सामने दरख्तों के नीचे घास पर बैठ गए।
मैंने इधर उधर सूखे पत्तों को जमा करके उन्हें सुलगा दिया था ताकि मच्छर भाग जाएं, जिन्होंने फौरन ही हम पर हल्ला बोल दिया था। पोशाली कहने लगी, अब सुबह होने से पहले पहले हम में से किसी एक को अपने एजेंट के पास टेम्पल रोड वाली दुकान पर जाना होगा ताकि उसे सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए। हमारे मिशन की नाकामी का तो उसे इल्म हो गया होगा, अलबत्ता हमारे फरार का उसे अभी तक पता नहीं चला होगा। मैं उससे मिलने जाऊंगा, तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। पोशाली एक लम्हा के लिए चुप हो गई। पत्तों के ढेर से अगरचा शोले नहीं निकल रहे थे, मगर आग की रोशनी दूर से नजर आ सकती थी। मैंने अलाव पर मट्टी डाल दिया और दोबारा क्वार्टर में आ गया। यहाँ अंधेरा जरूर था, मगर मच्छर कम थे। मैं लकड़ी के फर्श पर बैठ गया और पोशाली बांस की चारपाई पर नीम दराज हो गई। मुझे वो चारपाई पर लेटी साई की तरह नजर आ रही थी। उसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा तो उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। तुम अपने एजेंट की दुकान पर कैसे जाओगे? रास्ते में अगर पुलिस ने चेकिंग की तो पकड़ लिए जाओगे। पोशाली, ये खतरा तो हमें मोल लेना ही पड़ेगा। आखिर यहाँ कब तक यूं ही पड़े रह सकते हैं? चांद क्या प्लान का मिशन अभी तक नामुकम्मल है। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है कि मुझे इस वक्त अपने एजेंट की तरफ चल पड़ना चाहिए। हमारा वक्त बड़ा कीमती है। एजेंट दुकान में ही सोता है। पोशाली भी उठकर बैठ गई। मेरी तरफ अपनी नीली आंखों से देखकर कहने लगी, मेरा ख्याल है तुमने ठीक फैसला किया है। तुम अभी जाओ, मैं यहाँ रहकर इंतजार करूंगी। मेरी जेब में 2-250 के करीब रुपए और एक चाकू मौजूद था। पिस्तौल वगैरह नहीं था, अगरचे उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, लेकिन पिस्तौल की अदम मौजूदगी में भी मैं अपनी हिफाजत कर सकता था। मैंने पोशाली को कमरे के अंदर ही रहने की हिदायत की और खुद दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और दूसरे रास्ते पर दरख्तों के नीचे अंधेरे में चल पड़ा। यह जंगली रास्ता आगे जाकर एक छोटी सड़क पर निकलता था, जहाँ से मैंने अपना रुख बड़ी सड़क की तरफ कर लिया। मैं चाहता था कि जल्दी से कोई टैक्सी मिल जाए और मैं बुरीला जंक्शन पहुंच जाऊं, क्योंकि रास्ते में पुलिस की चेकिंग का खतरा बराबर मेरे असाब पर सवार था। मैं खाली सड़क के फुटपाथ पर चला जा रहा था। खंबे की रोशनी आती तो एक तरफ अंधेरे में होकर आगे निकल जाता। अभी तक मुझे कहीं कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दिया था। यहाँ से बुरीला जंक्शन वाला चौक काफ़ी दूर था और वहाँ तक पैदल जाना खतरे वाली बात थी। मैं सड़क के एक मोड़ पर पहुंचा तो पहलू वाली सड़क से एक टैक्सी आती नजर आई। उसकी सुर्ख बत्ती जल रही थी, जिसका मतलब था कि टैक्सी खाली है। मैंने उसे हाथ देकर रोक लिया। टैक्सी एक्शन हाली चला रहा था। मैं टैक्सी में घुस गया और बुलीला जंक्शन चलने को कहा। 20-25 मिनट के बाद कोलंबो की खामोश मगर रोशनी में डूबी हुई सड़कों पर से गुजरती टैक्सी बुरीला जंक्शन के चौराहे में दाखिल हुई तो मैंने उसे एक तरफ रुकवा लिया और किराया अदा करके टेम्पल रोड के फुटपाथ पर रिहायशी फ्लैटों के साथ साथ बौद्ध मंदिर की तरफ चलने लगा। अपने एजेंट की स्टेशनरी की दुकान के पास आकर मैं रुक गया। दुकान बंद थी। ऊपर के फ्लैट में भी अंधेरा छाया हुआ था। मैंने खास अंदाज में 3 बार घंटी का बटन दबाया और दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मेरी आंखें सड़क के दोनों किनारों का जायजा ले रही थीं। थोड़ी देर बाद मैंने सर ऊपर उठाकर देखा। अपने एजेंट के फ्लैट में रोशनी नहीं हुई थी। घंटी की आवाज़ यकीनन उसने सुन ली होगी। कहीं वो गहरी नींद न सो रहा हो। फिर ख्याल आया कि जो लोग अपने प्यारे वतन की सलामती और बका की खातिर जान हथेली पर रखकर दुश्मन के पेट में आकर बैठ जाते हैं, उन्हें कभी गहरी नींद नहीं आती। मेरा ये तजिया दुरुस्त साबित हुआ और अंदर से दुकान के दरवाजे की चटखनी खुलने की आवाज़ आई। अंदर आ जाओ। उसने मुझे दीवार के साथ लगकर खड़े हुए देख लिया था। मैं तेजी से दुकान में दाखिल हो गया। एजेंट ने दरवाज़ा बंद करके चटखनी लगाई और मुझे अपने पीछे ऊपर आने को कहा। ऊपर वाले तंग कमरे में जाते ही उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम और पोशाली दोनों महफूज हो क्या? जी हाँ, हमें अल्लाह जाने किसी जजीरे में कैद कर दिया गया था। बड़ी मुश्किल से वहां से फरार का मौका मिला। पोशाली लाइट हाउस वाली खुफिया कमीगाह में है। मैं आपको इतला देने आया हूँ कि चांद क्या प्लान है। मेरी बात काटते हुए वो बिस्तर पर बैठ गया और बोला, मैं सब जानता हूँ। पहली बात यह बताओ कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यहाँ आते किसी ने नहीं देखा? मैंने कहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरा ताक़ुब नहीं किया जा रहा था। एजेंट तुरशरोई से बोला, ख्याल कोई चीज़ नहीं होती। मुझे यकीन के साथ हाँ या ना में जवाब दो। मैंने यकीन के साथ कह दिया कि मेरे पीछे कोई आदमी नहीं था और यहाँ दाखिल होते हुए भी मुझे किसी ने नहीं देखा। वो तेज़ी से उठा, बाजार वाली खिड़की का पट जरा सा खोल कर नीचे झांका और फिर खिड़की बंद करके चारपाई पर बैठ गया। मेरी बात गौर से सुना। उसने धीमी आवाज़ में कहा,
चाणक्य प्लान की नोयत अब तब्दील हो गई है। भारतीय हुकूमत ने पांडिचेरी के साहिल के करीब अपने ज़ेर ज़मीन एटमी बिजली घर में चाणक्य प्लान पर काम शुरू कर दिया है। यह काम पांडिचेरी के अलावा अहमदाबाद के करीब भाभा एटमी मरकज़ में भी जारी है। मुझे जो हिदायत मिली है उनके तहत अब हमारी हुकूमत को चाणक्य प्लान के ब्लूप्रिंट की फिल्म दरकार है। भारतीय एटमी कमीशन ने चाणक्य प्लान के फार्मूले की एक मास्टर कॉपी तैयार कर रखी है। यह अंगूठी के साइज की मैक्रो फिल्म की सूरत में है, जिसमें पांडिचेरी वाले ज़ेर ज़मीन एटमी बिजली घर के तामीराती नक्शे भी शामिल हैं। उस अंगीठी को एल्युमिनियम की एक छोटी डब्बी में बंद करके दिल्ली के लाल किले में गदर की तस्वीर और नवादारात के कदीम अजैब घर के तय खाने में लाकर रख दिया गया है। तो मैं किसी न किसी तरह उस मैक्रो फिल्म की एल्युमिनियम की डब्बी को वहां से चुरा कर दिल्ली में ही अपने एजेंट के हवाले करना है। अब सूरत हाल ये है कि हम भारतीय हुकूमत को यूरेनियम की अफजोदगी से किसी तरह नहीं रोक सकते। चुनांचे हमारी हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर उस ज़ेर ज़मीन एटमी बिजली घर और यूरेनियम अफजूदा करने वाले फार्मूले की मैक्रो फिल्म हासिल कर लेते हैं तो हमारी हुकूमत उसे डी वैल्यू करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश करके दुनिया को भारत के एटमी हथियार तैयार करने के खतरनाक अज़ैम से बाकायदा सबूत के साथ खबरदार कर सकती है। यूँ हुकूमत पाकिस्तान बैन अवी एटमी कमीशन बराए अमन को मजबूर कर सकती है कि वो पांडिचेरी के एटमी मरकज़ का मुआयना करे। इस सियासी दबाव से भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ मोहलिक जंगजुआना अज़ैम से किसी हद तक रोका जा सकता है। अगर भारत पर इसका असर नहीं होता तो फिर उस मैक्रो फिल्म के एटमी फार्मूले की रोशनी में हम अपने वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के करोड़ों अफराद की ज़िंदगियाँ बचाने की खातिर उसका कोई ना कोई तोड़ दरियाफ्त कर सकते हैं। अब तुम समझ गए होगे कि मामले की नोयत तब्दील होकर कितनी अहम और संगीन हो गई है। मैंने अपने एजेंट के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ बड़े गौर से सुना था। मैंने सवाल किया कि चाणक्य प्लान की जो मैक्रो फिल्म लाल किला दिल्ली के अजैब घर में तय खाने के लाकर में बंद है उसकी निशानी क्या है। जो इतलात मुझे वहाँ पहुँचाई गई हैं उनके मुताबिक यह मैक्रो फिल्म एल्युमिनियम की जिस छोटी डब्बी में बंद है उसके बाहर एक छोटा सा अशोक चक्र खुदा हुआ है जो भारत का सरकारी निशान है। एजेंट ने मुझे बताया एल्युमिनियम की छोटी डब्बियाँ पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से एटम बम के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। तो मैं आज ही किसी वक्त वापस दिल्ली रवाना होना होगा। तुम वहाँ वज़ीर आज़म के इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्रेटरी के अहदे पर फैज हो और इस पोजीशन में हो कि इस मिशन को कामयाबी से हम किनार कर सको। इसके बावजूद तुम्हें इंतहाई होशियारी और दूरअंदेशी से काम लेना होगा। मगर इतना याद रखना कि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है और तुम्हें जल्द अज जल्द मैक्रो फिल्म वहाँ से निकाल कर अपने दिल्ली वाले एजेंट को पहुँचानी है। मादरे वतन भी तुमसे यही तकाजा करती है। मैंने तो पहले ही से अपने वतन की सलामती की खातिर जान की बाजी लगा रखी थी और दुश्मनों के मुंह में बैठा हुआ था। मैं हर वक्त पाकिस्तान पर जान कुर्बान करने को तैयार था। अगरचे ये मिशन बहुत पेचीदा और उलझा हुआ था मगर मुझे अपने आज़म बिला खैज और अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा पूरा भरोसा था। दिल्ली पहुंचने के बाद तुम शाम को हुमायूं के मकबरे में जाओगे। मकबरे के अकबी दलान की सीढ़ियों पर मजदूब के रूम में हमारा ख़ास आदमी मिलेगा। इस मिशन में जिन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है वो चीज़ें तुम्हें वो आदमी मुहैया कर देगा। तुम्हें उस मजदूब के पास जाकर मिठाई पेश करनी है और कहना है बाबा जी ये मिठाई आपके लिए चाणक्य ने भेजी है। मजदूब तुमसे पूछेगा कि वो खुद क्यों नहीं आया। इसके जवाब में तुम कहोगे कि वो जहन्नम में पहुंच चुका है। बस यही तुम्हारा कोड होगा। इसके बाद वो आदमी खुद तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मैंने इन अल्फाज को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया। फिर पोशाली के बारे में पूछा कि वो कहाँ जाएगी, क्या उसे कोलंबो में ही छोड़ दूँ। इसके जवाब में अपने एजेंट ने धीमी आवाज़ में कहा पोशाली को दिल्ली में कोई नहीं जानता। इस मिशन में तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि वहाँ हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। यह सारा मिशन तुम्हें खुद ही मुकम्मल करना होगा। पोशाली को हम तुम्हारे जाने के बाद दिल्ली पहुँचा देंगे। इसका भी इंतज़ाम हो चुका है। वो तुम्हें दिल्ली की हार्डिंग लाइब्रेरी में मिलेगी। उसने अपने सर के बाल मर्दाना अंदाज में तुरशवा रखे होंगे और नीली आंखों को छुपाने के लिए स्याह कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखे होंगे। हार्डिंग लाइब्रेरी में वो स्टेंट केयर टेकर का काम कर रही होगी। हमारा एक खास आदमी उसे यह नौकरी दिलवाएगा। तुम दिल्ली पहुंचने के एक हफ्ते बाद हार्डिंग लाइब्रेरी में पोशाली से मुलाकात कर सकते हो। वहाँ उसका नाम नौमी होगा जिसकी कौमियत इसराइली होगी। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने अपने एजेंट को बताया कि मेरे पास कुल मिलाकर 300 के करीब रुपए हैं।
उसने बटुआ निकाल कर मुझे 100-100 के 5 नोट दिए और कहा कि ये अपने पास रखो, इसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। अब तुम यहाँ से निकलकर सीधे कोलंबो फोर्ट स्टेशन जाओगे। रात 3:10 पर तुम्हें टाली मीनार एक्सप्रेस मिल जाएगी। वहाँ से तुम स्टीमर पकड़कर बहरे हिंद पार करके भारत की सैली बंदरगाह धनुषकोडी पहुँचोगे। उसके आगे दिल्ली पहुँचना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। पोशाली को मैं सुबह वहाँ से निकाल कर किसी दूसरे महफूज मकाम में पहुँचा दूंगा। मैंने उसे खुदा हाफिज कहा और बाहर निकल आया। अब मेरी मंजिल दिल्ली थी। दिल्ली जहाँ से मैं गुंडों के हाथों अगवा हो जाने का ड्रामा रचाकर रिपोर्ट हुआ था। मैंने अपने अगवा में असलियत का रंग भरने के लिए दिल्ली से दूर किसी शहर से अपने मंगेतर और महबूबा सजादा को फटे पुराने कागज पर एक खत भी लिखा था। मुझे यकीन था कि यह खत सजादा को मिल गया होगा और उसने ये खत पुलिस और मेरे इंटेलिजेंस चीफ तिवारी को भी दिखा दिया होगा। मैंने खत में लिखा था कि ये लोग मुझसे 1 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे हैं जो मैं उन्हें नहीं दे सकता। इस ड्रामे का मकसद महज इतना था कि मुझे श्रीलंका पहुंचकर जाफना वाले मिशन को तकमील तक पहुंचाने का मौका मिल सके। अब एक बार फिर मैं चाणक्य प्लान के अधूरे मिशन को साथ लेकर दिल्ली उन लोगों के दरमियान जा रहा था जिन्हें अगर पता चल जाए कि मैं कैप्टन रामकिशन मेहता नहीं बल्कि गैर मुल्की जासूस हूँ और वजीर आजम के खास इंटेलिजेंस ब्यूरो में फर्स्ट सेक्रेटरी के अहदे पर मामूर हूँ, तो वो 1001 मरतबा फांसी चढ़ाकर मेरी लाश कुत्तों के आगे फेंक देते। कुछ दूर जाने पर एक टैक्सी मिल गई जिसने मुझे कोलंबो के बड़े स्टेशन फोर्ट पहुंचा दिया। स्टेशन पर काफ़ी रौनक थी। यह चहल पहल और लोगों की रौनक मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। मैं टिकट काउंटर की तरफ आ गया। मेरे कपड़े बोसीदा और आम वर्करों जैसे थे, इसलिए मैं थर्ड क्लास की कतार में जाकर खड़ा हो गया। बारी आई तो मैंने टाली मीनार तक का थर्ड क्लास का टिकट लिया और प्लेटफार्म की तरफ चल दिया। स्टेशन की घड़ी रात के 2:15 बजा रही थी। टाली मीनार एक्सप्रेस अपने एजेंट के मुताबिक 3:10 पर रवाना होती थी, जबकि मुझसे सुकून के साथ एक जगह बैठा नहीं जा रहा था। मैं टहलता टहलता सेकंड क्लास के वेटिंग रूम में दाखिल हो गया। यहाँ कुछ लोग बेद की आरामदाह कुर्सियों पर टांगे पिसारे आराम कर रहे थे। एक बूढ़ा सनाली अपनी दाढ़ी में छोटी सी कंघी फेर रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कराया। मैं सीधा बाथरूम में दाखिल हो गया। कुछ वक्त बाथरूम में गुजारा। थर्ड क्लास वेटिंग रूम की तरफ जाना मुनासिब नहीं था क्योंकि यह वेटिंग रूम खुली छत के नीचे था और वहां मुझे पुलिस के कुछ सिपाही भी कैंटीन पर खड़े चाय वगैरह पीते दिखाई दिए थे। मैं प्लेटफार्म पर वापस आकर बेंच पर अकड़ू बैठ गया। ट्रेन के डब्बे प्लेटफार्म पर आकर लग गया। ये टाली मीनार एक्सप्रेस के डब्बे थे। मुसाफिरों ने हल्ला बोल दिया। मैं भी थर्ड क्लास के एक डब्बे में आकर कोने में बैठ गया। 3:10 पर ट्रेन ने प्लेटफार्म छोड़ दिया। उसे दूसरे दिन शाम के बाद लंका के शुमाली शहर टाली मीनार पहुंचना था। ये कोलंबो से टाली मीनार तक सबसे तेज रफ्तार ट्रेन थी। वो स्टेशन पर स्टेशन छोड़े जा रही थी। मुझे नींद आ गई। आँख खुली तो दिन निकल आया था। मैंने नींद व आँखों से मुसाफिरों का जायजा लिया और में सनहाली तामिल और बोध बख्श भी थे, औरतें भी थीं। ट्रेन एक सरसब्ज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ी हुई तो मैंने उतर कर नाश्ता किया। यहाँ ट्रेन को 15-20 मिनट रुकना था। कैंटीन के काउंटर पर गिरवे कपड़ों वाले एक बोध बख्शु ने करीब आकर हाथ जोड़ते हुए तमिल जबान में पूछा, अनुराधापुर ट्रेन किस वक्त पहुंचती है? मैं तमिल जबान जानता था, फिर भी मैंने अंग्रेजी में उसे जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम है। बोध बख्शु ने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, वैसे मैं मद्रास जा रहा हूँ। अनुराधापुर मेरा एक साथी बख्शु मुझसे मिलने आने वाला है। मैंने उसे मशवरा दिया कि बेहतर होगा वो स्टेशन के किसी आदमी से दरियाफ्त करे। इस बख्शु का सर मुड़ा हुआ था और रंग गहरा सांवला था। उम्र 40 के करीब हो गया। चेहरा गोल और आंखें बड़ी गहरी गहरी थीं। उसने हाथ बांधकर मेरा शुक्रिया अदा किया और चला गया। गार्ड ने सीटी दी। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ अपने डब्बे में आकर सवार हो गया। ट्रेन ने दोबारा अपनी मंजिल की तरफ सफर शुरू कर दिया। अनुराधापुर आया तो मैंने खिड़की से सर बाहर निकल कर देखा। गैर शौरी तौर पर मुझे बोध बख्शु का ख्याल आ गया जो यहाँ अपने दोस्त से मिलने वाला था। प्लेटफार्म पर दूसरे मुसाफिर तो मौजूद थे मगर मुझे बोध बख्शु कहीं दिखाई नहीं दिया। पीछे से किसी ने कंधे से पकड़कर कहा, टिकट है। मैं तेजी से पलटा। एक दुबला पतला टिकट जेकर मेरे पीछे खड़ा मुझे तक रहा था। मैंने जल्दी से जेब से टिकट निकालकर उसे दिखाया। उसने टिकट पर पेंसिल से निशान लगाया और दूसरे मुसाफिरों की तरफ बढ़ गया। टाली मीनार तक का सफ़र बड़ा पुरसकून रहा। ट्रेन रात के वक्त पहुंची लेकिन ज़्यादा बड़ा स्टेशन न होने के बावजूद यहाँ काफ़ी रौनक थी।
हिंदुस्तान जाने वाले मुसाफिर बंदरगाह की तरफ रवाना हो गए, जो करीबी थी। मैं भी उनके दरमियान चलने लगा। मुझे खामखा बोध बख्शू का बार बार ख्याल आ रहा था, हालांकि इसके बाद मैंने उसे कहीं नहीं देखा था। जेटी पर एक छोटा बेरी जहाज खड़ा था। हिंदुस्तान से लंका आने जाने के लिए भारतीय बाशिंदों को आर्जी परमिट जारी किए जाते थे। ये परमिट सिर्फ हिंदुस्तान और लंका के तमिल बाशिंदों के लिए होते थे। जेटी के गेट पर एक कस्टम ऑफिसर ये परमिट जारी करता था। मेरी बारी आई तो कस्टम ऑफिसर ने मेरी तरफ देखे बगैर मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने एक फर्जी नाम तमिल में बता दिया। जब तक मुझे परमिट नहीं मिला, मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहा। परमिट लेकर मैं जेटी में दाखिल हो गया। जहाज के अर्शे पर आकर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ था। इस वक्त रात के 9 बजने वाले थे। कोई 1 घंटे बाद जहाज की सीढ़ी उठा दी गई।